साल 1922 जर्मनी म्यूनिक के नॉर्थ में करीब 70 किलोमीटर्स दूर दो बेवेरियन टाउन्स के बीच शहर से दूर एक रिमोट एरिया यानी दूर दराज के इलाके में एक फार्म हुआ करता था जिसे हिंटर कैफेक फार्म के नाम से जाना जाता था। और ये फार्म गर्बर फैमिली की प्रॉपर्टी था जिसके ऑनर थे 63 ईयर ओल्ड एंड्रियास गर्बर और उसकी वाइफ 73 ईयर ओल्ड साजिलिया गर्बर। इस फार्म में मौजूद घर में एंड्रियास और साजिलिया की एक बेटी विक्टोरिया गैब्रिएल भी इनके साथ रहती थी जिसके दो बच्चे थे, यंगर साजिलिया और 2 ईयर ओल्ड जोसेफ। इसके अलावा इनके साथ एक मेड भी रहा करती थी। यानी कुल मिलाकर हिंटर कैफेक फार्म के इस घर में 6 लोग रहते थे। 31 मार्च 1922 की रात इस घर में रहने वाले सभी फैमिली मेम्बर्स का यानी गर्बर फैमिली का ब्रूटल मर्डर हो जाता है। एंड द क्रीपी थिंग इज़ दैट कि कातिल इनको मारने के बाद इन्हीं के घर में अगले 4 दिन तक रहता है। इनके किचन में ही खाना पकाकर खाता है, इनके फार्म में मौजूद एनिमल्स को फीड करता है और इनके ही बेडरूम्स में सोता है। मर्डर्स वाली रात यानी 31 मार्च 1922 के अगले दिन यानी 1 अप्रैल 1922 को 2 कॉफ़ी सेल्समैन हिंटर कैफेक के इस फार्म में कॉफ़ी सेल करने जाते हैं। तो वो ये नोटिस करते हैं कि गर्बर फैमिली के घर के अंदर की चिमनी में से धुआं निकल रहा है और फार्म में मौजूद एनिमल्स को भी किसी ने फीड किया हुआ था, जो कि क्लियरली ये इंडिकेट करता है कि मर्डर्स के अगले दिन भी घर में कोई मौजूद था। लेकिन उन कॉफ़ी सेल्समैन्स को डोर नॉक करने के बाद भी अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। इसके करीब 2 दिन बाद यानी 4 अप्रैल 1922 की सुबह हिंटर कैफेक फार्म में एक इंजन को रिपेयर करने के लिए एल्बर्ट नामी मैकेनिक पहुंचता है। तो उसे भी गर्बर फैमिली का कोई भी मेंबर नज़र नहीं आता, जबकि घर के अंदर किसी की मौजूदगी के उस वक्त भी साइंस थे। जैसे कि वो मैकेनिक नोटिस करता है कि गर्बर फैमिली के घर की चिमनी में से उस वक्त भी धुआं निकल रहा था और उस वक्त भी जानवरों को किसी ने फीड कर रखा था, जबकि घर और बार्न के डोर लॉक्ड थे और घर के अंदर से फैमिली डॉग के भौंकने की आवाज़ भी आ रही थी, जो कि ये कंफर्म करता है कि अब भी यानी गर्बर फैमिली के मरने के 4 दिन बाद भी उस घर के अंदर कोई था, जो कि मुमकिन तौर पर गर्बर फैमिली का किलर ही था। लेकिन क्योंकि एल्बर्ट इससे अनजान था कि गर्बर फैमिली तो अब इस दुनिया में है ही नहीं और उनके ही घर में उनकी लाशें पड़ी हुई हैं, और क्योंकि मशीन रूम का डोर खुला होता है, तो इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए वो एल्बर्ट नामी मैकेनिक मशीन रूम के अंदर इंजन रिपेयर करने चला जाता है, जिसे रिपेयर करने में उसे करीब 4 घंटे लगते हैं। और जब वो इंजन रिपेयर करने के बाद मशीन रूम से बाहर निकलता है तो अब वो ये नोट करता है कि बार्न का डोर जो कि पहले बंद था अब खुला होता है और फैमिली डॉग को अब किसी ने बाहर बांध दिया था, जबकि अभी भी गर्बर फैमिली का कोई भी मेंबर उसे वहाँ कहीं नहीं दिखता। ये सब देख के अब उस मैकेनिक को भी अजीब लगने लगता है और वो जैसे ही टाउन वापस आता है तो आते ही वो लॉरेंस नामी टाउन के एक लोकल गाइड को इस बारे में बताता है, जिस पर लॉरेंस नामी उस लोकल गाइड को भी अब ये रियलाइज़ होता है कि 1 अप्रैल को गर्बर फैमिली के लिए आया हुआ मेल भी 3 दिन से गर्बर फैमिली से कोई भी कलेक्ट करने नहीं आया। तो उस लोकल गाइड लॉरेंस को भी अब शक होने लगता है, जिसके बाद वो उसी दिन यानी 4 अप्रैल को दोपहर करीब 3:30 बजे अपने 2 दोस्तों को साथ लेकर हिंटर कैफेक फार्म गर्बर हाउस जाने का फैसला करता है, ये पता करने के लिए कि वहाँ सब कुछ ठीक है या नहीं। लॉरेंस जब अपने दोस्तों को लेकर वहाँ पहुँचता है तो वो ये देखता है कि घर के सारे डोर्स अब भी लॉक्ड हैं, पर बार्न का डोर खुला होता है। और जैसे ही ये तीनों बार्न में दाखिल होते हैं तो अंदर ये ऐसा कुछ डिस्कवर करते हैं जिसे देखने के बाद इनके जहनो दिमाग पर खौफ व हिरास तारी हो जाता है। दरअसल इन तीनों को बार्न के अंदर एंड्रियास, सिजिलिया, विक्टोरिया और यंगर सिजिलिया की खून में तर लाशें मिलती हैं, जो कि एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखी हुई थी मानो लाशों का ढेर हो। ये देखने के बाद ये तीनों सख्ते में आ जाते हैं। कुछ मिनट के बाद लॉरेंस खुद को संभालते हुए डेड बॉडीज़ को एक दूसरे के ऊपर से हटाते हुए टटोलने लगता है, ये देखने के लिए कि शायद कोई ज़िंदा हो। और तभी उसे रियलाइज़ होता है कि गर्बर फैमिली का एक मेंबर यानी 2 साला जोसेफ वहाँ नहीं है।
तो वो जल्दी से बान में से घर के अंदर जाने वाले रास्ते से होकर घर के अंदर की तरफ भागता है और घर में दाखिल होते ही वो जोसेफ को ढूंढने लगता है कि तभी उसे रूम में मारिया, जो कि गर्बर फैमिली की मेड थी, और जोसेफ दोनों की भी लहूलुहान लाशें मिलती हैं। नाउ द प्राइमरी एंड द मेजर क्वेश्चन इज़ कि इन मर्डर्स के अगले 4 दिनों तक आखिर आसपास के लोगों को कैसे पता नहीं चला कि हंटर कैफे फार्म के ऑनर्स यानी गर्बर फैमिली का अपने ही घर में मर्डर हो चुका है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह थी इस फार्म का शहर से दूर दराज इलाके में वाक़या होना, और इसके अलावा गर्बर फैमिली आसपास के टाउन्स में इतनी ज़्यादा वेल रेप्यूटेटेड भी नहीं थी। लोग इनको ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, जिसकी वजह थी एंड्रियास गर्बर और उसकी अपनी ही विडो बेटी विक्टोरिया गैब्रियल का अलेजेड इंसेस्ट रिलेशनशिप, जो कि बहुत बड़ा गुनाह और घिनौना अमल है। और इस एरिया में भी इंसेस्ट वाज कंसीडर्ड एज अ क्राइम, जिसकी वजह से ये दोनों बाप बेटी एंड्रियास गर्बर और विक्टोरिया गैब्रियल 1 साल के लिए जेल भी जा चुके थे। और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से गर्बर फैमिली के मेंबर्स खुद भी ज़्यादा बाहर आते जाते नहीं थे, और ये दूसरा रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से अगले 4 दिनों तक गर्बर फैमिली के किसी भी मेंबर के ना देखे जाने पर भी आसपास के लोगों में से किसी को भी उनसे रिलेटेड कोई कंसर्न नहीं हुआ। खैर, इन मर्डर्स के बारे में म्यूनिक पुलिस को इन्फॉर्म करा जाता है। पुलिस जब हंटर कैफे पहुंचती है तो वो भी ये नोटिस करते हैं कि किसी ने फार्म में मौजूद एनिमल्स और फैमिली डॉग को फीड कर रखा था, और किचन में मौजूद तमाम तर फूड स्टोरेज भी ख़त्म हो चुकी थी, विच येट अगेन प्रूव्ड दैट somebody was living in that house after these murders। जिसने गर्बर फैमिली के किचन में रखे हुए सारे फूड को गर्बर फैमिली के मरने के बाद कंज्यूम करा था, और उनके फार्म में मौजूद एनिमल्स को भी फीड करा था। खैर, पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है और डेड बॉडीज़ को ऑटोप्सी के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम में पता चलता है कि इन सब की मौत सर पर किसी भारी और शार्प चीज़ जिससे मटॉक्स या पिकेक्स से वार करने से हुई थी। पुलिस जब कुछ नेबर्स से पूछताछ करती है तो मर्डर्स से पहले और मर्डर्स के बाद कुछ स्ट्रेंज इवेंट्स और हैपनिंग्स रिवील होती हैं। गर्बर फैमिली की पुरानी मेड, जिसने इन मर्डर्स से 6 मंथ्स पहले यानी सितंबर 1921 को गर्बर फैमिली के घर का काम करने से मना कर दिया था, वो पुलिस को ये बताती है कि हंटर कैफे फार्म हॉन्टेड था। मुझे आधी रात को फार्म में मौजूद एम्प्टी एटीक में से अजीब आवाज़ें सुनाई देती थी और किसी के चलने की आहट महसूस होती थी। दरवाजे खुद ब खुद खुलते और बंद होते थे, और यही वजह थी कि मैंने उस फार्म को छोड़ दिया था। नेबर्स पुलिस को ये भी बताते हैं कि उस मेड के काम छोड़ने के बाद पहले तो एंड्रियास गर्बर सबको ये कहता था कि मुझे उस मेड की किसी बात पर यकीन नहीं है, मेरा फार्म हॉन्टेड नहीं है, वो मेड झूठ बोल रही है। लेकिन फिर उस मेड के क्विट करने के कुछ ही मंथ्स बाद यानी 1922 की शुरुआत में एंड्रियास को खुद को भी ये अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी थी, पर एंड्रियास ने इस बारे में ना तो नेबर्स से मदद ली और ना ही पुलिस से। उसने बस खुद से ही फार्म की थोड़ी बहुत छानबीन करी, पर जब उसे कुछ नहीं मिला तो उसने छानबीन बंद कर दी और इस बात को इग्नोर कर दिया। नेबर्स ने यह भी रिवील करा कि मार्च 1922 की फाइनल डेट्स में यानी इन मर्डर्स से करीब 1 वीक पहले हंटर कैफे फार्म और आसपास के एरिया में स्नो स्टॉर्म आया था, जिस वजह से ज़मीन पर बर्फ़ की एक थिन लेयर बन गई थी, जिस पर एंड्रियास ने कुछ ऐसा डिस्कवर किया था जो बहुत अलार्मिंग और भयानक था। दरअसल नेबर्स ने पुलिस को ये बताया कि एंड्रियास को ज़मीन पर जमी हुई उस बर्फ़ की लेयर पर कुछ फुट स्टेप्स मिले थे जो जंगल से शुरू होकर उसके फार्म हंटर कैफे में मौजूद मशीन रूम की तरफ जा रहे थे, और मशीन रूम के डोर का लॉक भी टूटा हुआ था, और ये पैरों के निशान सिर्फ मशीन रूम तक जाने के थे, उससे बाहर निकलने का कोई फुट स्टेप नहीं था, जिसका मतलब था कि जो कोई भी उस मशीन रूम में गया था वो अभी भी वहीं था। पर जब एंड्रियास ने मशीन रूम में सर्च किया तो उसे वहाँ कोई नहीं मिला। इसके अलावा गर्बर फैमिली के जानने वालों ने पुलिस को ये बताया कि मर्डर से कुछ दिन पहले एंड्रियास गर्बर को घर में एक न्यूज़पेपर भी मिला था, जो कि ना तो घर में से किसी ने परचेज़ करा था और ना ही गर्बर फैमिली के पास उस न्यूज़पेपर की कोई सब्सक्रिप्शन थी।
इसका मतलब था कि उस घर में और कोई भी था जिसने ये न्यूज़पेपर परचेज़ करा था। माइकल प्लॉक नामी एक और नेबर पुलिस को ये बताता है कि 31 मार्च 1922 यानी मर्डर्स के एग्जैक्ट एक दिन बाद 1 अप्रैल की रात उसने हिंटर कैफे फार्म के बाहर किसी अनजान शख्स को देखा था जो कि हाथ में लालटेन पकड़े खड़ा था। इस तरह सिमोन नामी एक और नेबर जो एक फार्मर था दावा करता है कि 2 अप्रैल की रात उसने हिंटर कैफे के अराउंड मौजूद जंगलात के पास 2 अजनबी लोगों को देखा था। सिमोन के अकॉर्डिंग जब उसने उनके पास जाने की कोशिश करी तो वो लोग जंगल के अंदर चले गए। पुलिस ने सबसे पहले तो इस केस को एज अ बुल्गेरी की तरह इन्वेस्टिगेट करा, लेकिन जब घर की तलाशी ली गई तो गर्बर फैमिली के सारे पैसे और कीमती चीज़ें घर में ही मौजूद थीं, जिसका मतलब ये कोई बुल्गेरी नहीं थी। इस केस में करीब 100 से ज़्यादा सस्पेक्ट्स को कई सालों तक इन्वेस्टिगेट करा गया, लेकिन पुलिस कभी भी इन ब्रूटल मर्डर्स को कमिट करने वाले शख्स तक नहीं पहुंच पाई। आखिर कौन था वो शख्स और क्यों उसने एक पूरी की पूरी फैमिली यहाँ तक के बच्चों को भी नहीं छोड़ा? क्या वो अकेला था या उसके साथ कोई और भी शामिल था, या ये फार्म वाकई हॉन्टेड था और इन सब की मौत किसी सुपरनेचुरल एंटिटी के हाथों हुई थी? इन सवालों के जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। और फाइनली 1955 में इस केस को ऑफिशियली क्लोज कर दिया गया और इस तरह जर्मनी की क्रिमिनल हिस्ट्री में ये एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बनकर रह गई। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।